बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेसन सुल्तान अहमद मॉस्क। सबसे पहले चैप्टर के नाम से हमें कुछ चीज़ों का सीखना ज़रूरी। सुल्तान अहमद मॉस्क एक मस्जिद का ज़िक्र किया गया है, लेकिन इसका नाम सुल्तान अहमद क्यों रखा गया? क्योंकि इस मस्जिद को तामीर सुल्तान अहमद ने किया था, इसीलिए इसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं। इसके अलावा इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लू मॉस्क भी बोला जाता है। तो दुनिया में बहुत सी यादगारें मौजूद हैं, जिन यादगारों में से सुल्तान अहमद मॉस्क एक अहम यादगार है। सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में बेटा आपको जानना ज़रूरी है। लर्निंग आउटकम से क्या मुराद है कि चैप्टर पढ़ने के बाद कम अज़ कम आप इस काबिल हो जाएं, नो अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी तारीख़ी इमारतें हैं उनके बारे में आप जानकारी कर लें, उनके बारे में आप पहचान कर लें। नो अबाउट द ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद के बारे में जान लें। कैसे जान लें कि नीली मस्जिद जो है, इसको नीली मस्जिद क्यों कहते हैं, ये कहाँ वाक़या है, किस मुल्क के किस शहर में वाक़या है? तो आगे उसने ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या है। एप्रिशिएट मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुसलमानों के फ़न तामीर के अंदाज़ को आप दाद दें। डिस्क्राइब एनी मोनूमेंट इन देयर ओन वर्ड्स, किसी भी यादगार को। अब जैसे आप लाहौर में रहते हैं, आप मीनार पाकिस्तान को, बादशाही मॉस्क, बहुत दूर नहीं तो चुबुर्जी, या इसी तरह दूसरी और जो यादगारें हैं उनको आप अपने अल्फाज में लिख सकें। उससे मुराद क्या है कि जब आप किसी यादगार को देखते हैं तो उस यादगार को देखने के बाद आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप उसे अपने अल्फाज में बयान कर सकें। यूटिलाइज द डिक्शनरी स्किल्स, कि डिक्शनरी को कैसे देखा जाता है। लास्ट एक चैप्टर में भी ये बात आई थी और मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी को देखने का एक ख़ास अंदाज़ होता है। एक तरीका ये है, आप डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें से आप अपना वर्ड ढूंढते हैं और उस वर्ड के मीनिंग आप जान लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एक बच्चा डिक्शनरी खोलता है, उसमें से सबसे पहले उसके फर्स्ट लेटर पे जाता है, फिर उसके सेकंड और थर्ड लेटर पे जब वो वर्ड ढूंढ लेता है तो वो सबसे पहले देखता है कि इस वर्ड की करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है, यानी उसको सही अच्छे अंदाज से प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उस लफ्ज़ की अदायगी कैसे है। दूसरी चीज़ वो उसमें देखता है इसमें सिलेबल्स कितने हैं, यानी सिलेबल बोलते हैं बेटा हमारी ज़ुबान जो है वो एक मूवमेंट में, एक हरकत में एक लफ्ज़ का जितना हिस्सा बोलती है उसे क्या बोला जाता है, सिलेबल्स। तो उस लफ्ज़ के सिलेबल्स को वो जानता है। उससे अगली बात क्या है कि वो उसके स्क्रिप्ट्स को देखता है कि इसमें कितने लॉन्ग वॉल्स यूज़ हुए, कितने शॉर्ट वॉल्स यूज़ हुए, कितने कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल हुए, और उसके बाद वो उसके मीनिंग पे जाता है।
यानी जो डिक्शनरी का अच्छा यूज़र है वो 4 से 5 स्टेप जो है वो एक वर्ड के ढूंढता है, जबकि जो नॉर्मल बच्चा है वो सिर्फ क्या देखता है, इस लफ्ज़ का उर्दू मानी क्या है, और उसके बाद वो अपने काम में। रिकॉग्नाइज वेरिंग पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस, कि आपके सामने सेंटेंस है उसके साथ एडवर्ब दिया गया है, उस एडवर्ब को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। उसके बाद बेटा हमारा आता है दूसरा पोर्शन, उसको कहते हैं प्री रीडिंग। क्या कहते हैं? प्री रीडिंग। लर्निंग के आउटकम्स जो है ये हमारे मुकम्मल हुए। प्री रीडिंग से मुराद क्या है? पढ़ने से पहले इब्तदाई मालूमात कौन कौन सी हैं। नेम सम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तारीखी जगह कौन कौन सी हैं। हाँ जी, कौन बताएगा भाई? लाहौर में अगर हम गिने, बादशाही मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान, शालीमार बाग, चुबुर्जी, मस्जिद वज़ीर ख़ान, आजकल ग्रैंड मस्जिद भी इनमें शामिल हुए जा रही है। तो ये क्या है? ये लाहौर की मकबरा जहांगीर। तो ये हमारे क्या है? यहाँ की तारीख़ी इमारतें। इसके साथ साथ अगर लाहौर से हम निकलें, मुल्तान में शाह रुकन आलम का मज़ार है, इसी तरह मोहनजोदड़ो हड़प्पा में है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में ख्योड़ा माइन है, या दूसरी कई ऐसी प्लेसेस जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं है। तो चंद एक के आपने नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है, टेल द नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मॉस्क्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चंद अहम मसाजिद कौन कौन सी हैं। लाहौर में कौन सी? बादशाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान, ग्रैंड मस्जिद। इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद। इस तरह कराची में ग्रैंड मस्जिद जो बहरिया टाउन। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मसाजिद जो कि आजकल बहुत मशहूर है, उनमें से आप चंद एक के नाम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट टर्की। टर्की के बारे में आप क्या जानते हैं? तुर्की के बारे में आपके क्या उलूम हैं? इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री। पहली चीज़ क्या है? ये एक इस्लामी मुल्क है। इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया एंड यूरोप बोथ। ये एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में मौजूद है। इसके अलावा इट हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन प्लेस। ये इंतहाई पुरकशिश और सयाहों के लिए अहम जगह है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ ऑटमन एम्पायर्स। ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी रहा है। तो देखें, ये चंद एक मालूमात जो तुर्की के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा ट्रांसलेशन का हिस्सा शुरू होता है, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ साथ हम पैराग्राफ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला पैरा, द सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इज़ है वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा, इम्प्रेसिव दिलकश, मोनूमेंट यादगार, इन द वर्ल्ड दुनिया में। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की यादगारों में से एक है, दुनिया की दिलकश यादगारों में से एक है। तो हम बामुहावरा तर्जुमा क्या कहेंगे? सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की खूबसूरत या दिलकश यादगारों में से एक है। तो बेटा ट्रांसलेशन जब हम कर रहे हैं, मैं आपको वर्ड मीनिंग के मुताबिक भी करवाऊंगा
यानी एक एक वर्ड का मतलब भी। उसके अलावा बा मुहावरा, और बा मुहावरा तर्जमा उसे कहते हैं कि आप ऐसा तर्जमा लिखें कि जिसमें महसूस ही ना हो कि आपने एक इंग्लिश को ट्रांसलेट किया है, बल्कि आप ऐसे ही जैसे एक उर्दू का पैराग्राफ लिख रहे हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज, ये जानी भी जाती है, एज ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद के नाम से। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से में लगी हुई है। एम्बेलिश में मतलब होता है जड़ी होना, लगाई हुई है। और मैंने शुरू में आपको ये बात बताई कि सुल्तान अहमद मस्जिद, इसका नाम क्या है? सुल्तान अहमद मस्जिद। क्यों? ये सुल्तान अहमद ने बनवाई थी, लिहाजा मशहूर किस नाम से हुई? नीली मस्जिद की वजह से। क्यों? क्योंकि ये नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़या है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की का सबसे बड़ा शहर। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और सल्तनत उस्मानिया का क्या? दारुल हुकूमत। फ्रॉम 1453 टू 1923, 1453 से लेकर 1923 तक ये रहा है। तो ये मस्जिद कहाँ वाक़या है? मस्जिद तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़या है, जो कि सल्तनत उस्मानिया का 1453 से लेकर 1923 तक दारुल हुकूमत रहा है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इट हैज़, ये चुकी है, बिकम बनना, द मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर, टूरिस्ट सयाहों के लिए, अट्रैक्शन पुरकशिश जगह। ये शहर सयाहों यानी सैर करने वालों के लिए बड़ी पुरकशिश जगह बन चुकी है। अब यहाँ पे पहला सवाल है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। हालांकि ये पैराग्राफ दूसरे में आता है आंसर, लेकिन उन्होंने पहले में दे दिया है, तो हमें जानकारी होने के बावजूद हम लिखेंगे कि हु को काट के सुल्तान अहमद स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद ने या अहमद अव्वल ने नीली मस्जिद की बुनियाद रखी, तामीर का काम शुरू किया। सेकंड पैराग्राफ, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। ये तामीर हुई बिटवीन 1609 1609 एंड द 1616 और 1616 के दरमियान। ये मस्जिद 1609 से लेकर 1616 के दौरानिए में तामीर हुई, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल। अब ये जो वन लिखा है ना, इसका मतलब अव्वल, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में। एज वॉज द कस्टम, जैसे कि रवाज था। दिस मॉस्क, ये मस्जिद, लाइक अदर मॉस्क, दूसरी मसाजिद की तरह, ऑफ द टाइम, वक्त की, कंप्राइजेज, मुश्तमिल थी, अटॉम, मकबरे पर, ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले की। पहले मसाजिद बनाते हुए उसके साथ जो उसको तामीर करता था उसका मकबरे की जगह रखी जाती थी, और ये भी क्या था कि सुल्तान अहमद के मकबरे पर मुश्तमिल थी। एंड अ मदरसा, एक मदरसा, एंड अ हॉस्पाइस, और एक मेहमान खाना, क्योंकि उस दौर में लोग पैदल सफ़र करते थे, तो ये पुरानी मसाजिद में ख़ास तौर पर एक मेहमान खाना बनाया जाता है कि एक अननोन पर्सन आ गया है जिसको कोई भी अपने घर में ठहरा नहीं सकता, तो वो अल्लाह के घर का मेहमान बन जाता था। वो वहाँ अपनी रात गुजार लेता था और इलाके का कोई भी शख्स उसको खाना पहुँचा देता था। लिहाजा ये मस्जिद भी जैसे कि रवाज था, मस्जिद दूसरी वक्त की दूसरी मसाजिद की तरह
बनाने वाले के मकबरे, मदरसे और मेहमान खाने पर मुश्तमिल थी। पैराग्राफ नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, कंस्ट्रक्शन तामीर ऑफ द मॉस्क मस्जिद की स्टार्टेड शुरू हुई इन 1609। ऊपर हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 1609 से लेकर 1616 के दौरानिए में ये तामीर हुई। तो मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1609 में हुआ। द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही माहिर तामीर सैदिफर महमत आगा वॉज अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया। सैदिफर महमत आगा को शाही माहिर तामीर के तौर पर मुकर्रर किया गया बाय द सुल्तान के ज़रिए एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का सरबराह या निगरान। सैदिफर महमत आगा को, जो कि एक शाही माहिर तामीर थे, उन्हें सुल्तान की तरफ से इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया गया। द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग क्या किसको कहते हैं? इफ्तिताही सेरेमनी, तकरीब, वॉज हेल्ड, मुनक्किद हुई इन 1616 इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्किद हुई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। अब देखिए इसके बाद कौम है, इसके बाद मतलब बात को रोकना है। द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सका। द कंप्लीशन ऑफ द मॉस्क, मस्जिद की तकमील को। बदकिस्मती से सुल्तान मस्जिद के मुकम्मल होने को, उसकी तकमील को ना देख सका इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। इट वॉज कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल हुई इन द रीजन ऑफ हिज सक्सेसर, सक्सेसर कहते हैं जाननशीं, मुस्तफ़ा अव्वल के दो। मस्जिद की तामीर उसके जाननशीं यानी उसके बाद बनने वाले हुक्मरान के दौर, मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इन हुज रीजन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो हम लिखेंगे द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ मुस्तफ़ा अव्वल या 1। मस्जिद की तामीर का काम मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुआ। चौथा पैरा, ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, रिफ्लेक्ट्स, अक्स पेश करती है, अक्कासी करती है, इजहार करती है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल, फ़न तामीर के अंदाज को, ऑफ बोथ दोनों, ऑटोमन मॉस्क, उस्मानिया मस्जिद, ऑटोमन मॉस्क, उस्मानिया मस्जिद, एंड बेंजेंटाइन चर्च और बेंजेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद दोनों फ़न तामीर के अंदाज की अक्कासी करती है, उस्मानिया मस्जिद और बेंजेंटाइन चर्च की। हाजिया सूफिया, आया सूफिया, आ मॉस्क, एक मस्जिद, वन ऑफ द वंडर, जो कि एक शाहकार है, वंडर मीन हैरानी नहीं बल्कि एक शाहकार है, ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुसलमानों के फ़न तामीर का, वॉज आल्सो केप्ट इन व्यू, उसे भी क्या किया गया? सामने रखा गया, एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर। हाजिया सूफिया, जो कि मुसलमानों के फ़न तामीर का एक शाहकार है, उसे भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया। ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, इवन यहाँ तक कि टुडे, आज, इज़ कंसीडर्ड, तसव्वुर की जाती है, अनमैच्ड, बेमिसाल। नीली मस्जिद जिसे आज बेमिसाल तसव्वुर किया जाता है, इन स्प्लेंडर, जाहो जलाल, मजेस्टी, शान व शौकत, एंड साइज, और अपनी वसत। नीली मस्जिद को आज भी उसके जाहो जलाल, शान व शौकत
और वुसअत के लिहाज से बेमिसाल तस्वुर किया जाता है। मतलब उतना खूबसूरत, उतना वसी किसी और मस्जिद को नहीं बनाया गया। द मॉस्क हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट। 5वां पैरा, द मॉस्क मस्जिद हैज़ रखती है या मस्जिद का है, अ स्पेशियस एक वसी व अरीज़, फोरकोर्ट सहन मस्जिद का एक वसी व अरीज़ सहन है। सराउंडेड घिरा हुआ, बाय अ कंटिन्यूस वैल्यूएटेड आर्केड, कंटिन्यूस मुसलसल, वैल्यूएटेड मेहराबी, आर्केड बरामदे, जो कि मुसलसल मेहराबी बरामदों से घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, इसकी वज़ू की सहूलियात ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ़ में है। यानी आप दरवाज़े से दाखिल होते हैं तो आपके दाएं और बाएं दोनों अतराफ़ में वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं। इन द सेंटर्स, दरमियान में। देयर इज़ अ फाउंटेन, मतलब मस्जिद के सहन के दरमियान में। जैसे मैंने आपको बताया कि बादशाही मस्जिद को अगर आप व्यू में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ आएगी कि सहन के बिल्कुल दरमियान में देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रेदर स्मॉल, जो कि काफ़ी छोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत छोटा है, आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। इन कंट्रास्ट, के मुकाबले में, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन की वुसअत के मुकाबले में, यानी सहन इतना वसी है, उसकी वुसअत के मुकाबले में दरमियान में एक छोटा सा फवारा है। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स, एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई है। इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा, ऑफ द कोर्ट सहन के, एंट्रेंस दाखिली, सहन में दाखिल होने के अंदरूनी हिस्से के ऊपर वाले हिस्से पर एक जंजीर लटकाई गई है। ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानब, मस्जिद के मगरबी जानब दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से में एक भारी जंजीर लटकाई गई है। दिस साइड वॉज मीन्ट, ये तरफ सिर्फ मखसूस थी, फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ सुल्तान में, यानी उस दरवाजे से सिर्फ सुल्तान दाखिल होता था। द चेन वॉज पुट, द चेन जंजीर, वॉज पुट लगाई गई, देर वहाँ, सो दैट ताकि, द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, के सुल्तान अपने सर को झुकाए। एवरी टाइम, हर दफ़ा ही, एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो सहन में दाखिल हो, यानी नमाज के वक्त दाखिल हो या कोई फ़ैसला करने के लिए दाखिल हो, किसी मामले में भी सुल्तान जब भी सहन में उस दरवाज़े से दाखिल हो तो अपने सर को झुकाए। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, इट वॉज ये था, द सिम्बॉलिक अलामती, जेस्चर इशारा, टू एंश्योर जो कि यकीनी बनाता था, ये एक अलामती इशारा था जो यकीनी बनाता था, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, खुदा के सामने। ये एक अलामती इशारा था जो कि हुक्मरान की खुदा के सामने आजिज़ी को जाहिर करता था। पैराग्राफ नंबर 6, द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, एट लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज़ लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरामिक। अब लाइन का मतलब होता है, हम आम जुबान में कहते हैं कितारें, लेकिन आपको पता है टाइलें जो हैं वो एक ख़ास कतार में ही लगाई जाती हैं, लाइनों में लगाई जाती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि निचली सतह पर इज़ लाइन लगाई गई विद मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा हैंडमेड सिरामिक टाइल्स, हाथ से बनी चीनी की टाइलें, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, जिन पर 50 से ज़्यादा गुले लाला के मुख्तलिफ अंदाज नक्श किए गए। क्योंकि उस वक़्त ये आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, माहिरीन हाथ से सिरामिक की टाइलें बनाते थे और उनका साइज़, उनकी खूबसूरती, हर चीज़ का ख्याल रखते थे।
एट गैलरी लेवल, अब मसाजिद में क्या होता है, एक नीचे वाला हिस्सा है, एक गैलरी है और उसके ऊपर छत होती है। गैलरी की सतह पर द डिज़ाइन अंदाज बिकम्स बन जाते हैं फ्लैम्बायंट ज़र्कबर्ग, फ्लैम्बायंट ज़र्कबर्ग बन जाते हैं विद रिप्रेजेंटेशन, जो कि इजहार करते हैं, ऑफ फ्लावर्स, फूलों, फलों का, फ्लावर्स फूलों का, सॉरी, फ्रूट फलों का, एंड साइप्सिस, साइप्रेस कहते हैं ऐसे दरख्त जिन पर ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, बल्कि हम उनकी छांव या लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तरह के दरख्त होते हैं, एक जिन पर फूल लगते हैं, एक जिन पर फल लगते हैं और एक जिन पर कुछ भी नहीं लगता। तो लिहाजा उसने क्या, गैलरी की सतह पर अंदाज मज़ीद ज़र्क बर्क बन जाते हैं जो कि फूलों, फलों और सनोबर या सफ़ेदे के दरख्तों की अक्कासी करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, द अपर लेवल, ऊपर वाला हिस्सा या ऊपर का दर्जा, ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी, इज़ अडॉर्न्ड, अब अंदरूनी ऊपर वाला हिस्सा सजाया गया, विद ब्लू पेंट, नीले रंग के साथ, मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास, स्टेन्ड कहते हैं नक्श किए हुए, जिन पर रंगों से अंदाज बनाए गए, तो नक्शो निगार किए हुए 200 से ज़ायद विंडोज़, खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, दिलकश अंदाज़ों वाले। ऊपर वाले अंदरूनी हिस्से को नीले रंग के साथ सजाया गया, जिसमें 200 से ज़्यादा नक्श किए हुए रंगों के अंदाज वाले शीशे लगाए गए। अलाउ, इजाज़त देते हैं, नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, कि वो अपने रोशनी से इसके अंदरूनी ऊपर वाले हिस्से को रोशन कर दें। एंड द शैंडलियर्स, शैंडलियर्स को कहते हैं फानूस, एंड द शैंडलियर्स और फानूस फर्दर, मज़ीद, इल्यूमिनेट, सजा देते, इट, इसे, विद देयर ग्लो, अपनी रोशनी के साथ, और फानूस मज़ीद छत के उस हिस्से को अपनी रोशनी के साथ और ख़ूबसूरत बना देते। द डेकोरेशंस, सजावटें, इंक्लूडेड, मुश्तमिल, वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, ये नहीं वहाँ पे फूल बना दिए, वहाँ पे नक्श कर दिए, नहीं, उन्होंने क्या कहा है कि जो उसकी सजावटें हैं वो किस पर मुश्तमिल, कुरान की आयत पर। द फ्लोर्स, फर्श, आर कवर्ड विद कारपेट, फर्श पर कालीन बिछे हुए। पैराग्राफ नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट, अहम, एलिमेंट, जुज़, हिस्सा, इन द इंटीरियर, अंदरूनी, ऑफ द मॉस्क, मस्जिद का अंदरूनी सबसे अहम हिस्सा, इज़ द मेहराब, मेहराब है, विच इज़ मेड, जो कि बनाया गया, ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल, अब आज के दौर में क्या है, वो टाइलों को यूं यूं लगाया जाता है मेहराब में। पहले दौर के अंदर ऐसा नहीं होता था, बड़े से पत्थर को तराश करके, उसको कर्व शक्ल में तराश करके फिर वहाँ पे फिक्स किया जाता था। तो क्या है, फाइनली कर्व, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से क्या किए हुए, तराशे गए, मार्बल, पत्थर के साथ, जो कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज से तराशे गए पत्थर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाएं तरफ। अब इमाम साहब यूँ खड़े होते हैं तो उनका दाएं हिस्सा कौन सा होता है, ये वाला, मेहराब के दाएं तरफ क्या है, इज़ आर रिचली डेकोरेटेड, बहुत खूबसूरत बनाया गया, पल्पिट मिंबर, मेहराब के दाएं तरफ बहुत खूबसूरत बनाया गया मिंबर है। द मॉस्क इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद इस अंदाज से बनाई गई, दैट के,
इवन यहाँ तक के व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, क्राउड का मतलब क्या होता है? हुजूम। जब मस्जिद में बहुत ज़्यादा हुजूम हो। एवरीवन इन द मॉस्क, हर कोई मस्जिद में कैन हियर एंड सी द इमाम, इमाम को देख और सुन सकता हो। तो बेटा ये देखिए, इमाम को देखना, उसके लिए तो चलो अगले हिस्से को ऊंचा बनाया गया। जैसे आप बादशाही मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, आप बाहर सेन में भी खड़े हों तो उस ऊंचाई पर खड़े हुए आपको शख्स नज़र आ सकता है, लेकिन इमाम को सुन कैसे सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया गया कि आजकल हमारी मसाजिद जो है, देखें ये अगर हमारी मस्जिद है तो उसका ये फ्रंट है, तो यहाँ पे इस अंदाज से भी मेहराब बना दिया जाता है। लेकिन पुराने दौर के अंदर ये मेहराब क्या होता था? ये ऐसे बनाया जाता था। उसका मतलब क्या है? और ये ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे कर्व होता था। उससे मुराद क्या है कि फिज़िक्स के उसूल के मुताबिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के मुताबिक ये जो कर्व किया हुआ हिस्सा है, जब इमाम साहब वहाँ पे बोलते तो उनकी आवाज़ मुख्तलिफ इर्रेगुलर अंदाज से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती और दूर तक सुनाई देती थी, क्योंकि उस ज़माने में लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, और लाउड स्पीकर्स ना होने की वजह से दूर तक आवाज़ पहुंचाने का मकसद क्या था कि उस वक़्त ये कर्व अंदाज से मेहराब बनाए जाते थे। पैराग्राफ नंबर 9, द रॉयल रूम, शाही कमरा इज सिचुएटेड, वाक़या है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में। शाही कमरा जो कि जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका भी अपना मेंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जो कि सजाया गया विद जेड एंड रोजेस, कीमती पत्थरों और गुलाब के। ये नहीं कि रोज़ के ताज़ा गुलाब लाए, बल्कि उस पर जो नक्श किए हुए पत्थर से गुलाब के फूल ऐसे बनाए गए कि वो ऐसे ही लगते थे कि ये जैसे ताज़ा फूल बिल्कुल अभी खिला है। तो शाही कमरा जो कि जनूब मशरकी कोने में वाक़या है, इसका भी अपना मेंबर है जो कि कीमती पत्थरों और गुलाब के फूलों, नक्श किए हुए गुलाब के फूलों से सजाया गया। इसमें क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? तो हम लिख सकते हैं, द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। नेक्स्ट है, द ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद, हैज 6 मीनार्स, मीनार उसके 6 मीनार हैं। 4 मीनार स्टैंड, 1 ईच एट द 4 कॉर्नर, 4 मीनार उसके हर कोने पर खड़े हैं। और आप बादशाही मॉस्क में भी देखते हैं, उसके भी 6 मीनार हैं। 4 मीनार के हैं, उसके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं, और बाकी 2 वो उसके जहाँ से हम एंटर होते हैं, जो दाखिली दरवाज़ा है, उसके साइडों पर 2 छोटे मीनार हैं। ईच ऑफ दीज, इनमें से हर कोई, पेंसिल शेप मीनार्स, किसकी तरह? जैसे फैसल मॉस्क के आप तस्वीर में तो देखते रहते होंगे, या आप लोग जाके जिसने देखा है तो उसके मीनार कैसे हैं, जिस पर पेंसिल की शक्ल बनी हुई है। हैज़ 3 बालकनीज, जिसकी 3 बालकनीज हैं। अब उनमें से हर एक की क्या है? 3-3 बालकनीज हैं, जहाँ खड़े होकर, उस दौर को बालकनी बनाने का मकसद क्या था कि उस दौर में लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, तो कोई मुनादी करने के लिए या कोई ऐलान करने के लिए, और सबसे अहम कि आज़ान पढ़ने के लिए, तब जो मुअज्जिन होते थे वो उस बालकनी में जाते थे और ऊंचाई पर खड़े होकर जब आज़ान पढ़ते थे तो दूर तक सुनाई देती थी। वाइल द 2 अदर्स, जबकि दूसरे 2, एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट, सहन के बिल्कुल आखिर में, हैव ओनली 2 बालकनीज,
उनकी दो बालकनीज हैं, यानी उनके बाला खाने क्या है, दो, वो उनसे कुछ कदरे छोटे मीनार है। पैराग्राफ नंबर 11, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, यानी असर के बाद और शाम की अजान होने से थोड़ा वक्त पहले, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बड़ी तादाद में सयाह, एंड टर्क्स, और तुर्की के लोग, यानी सैर करने वाले और तुर्की के लोग जो हैं बड़ी तादाद में गैदर, इकट्ठे होते हैं, इन द पार्क फेसिंग द मॉस्क, मस्जिद के सामने वाले पार्क। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में सयाह और तुर्की के लोग मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठे होते हैं, टू हियर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर, शाम की आज़ान सुनने के लिए। तो शाम की अजान सुनने के लिए बड़ी तादाद में सयाह और तुर्की के लोग मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठे होते हैं। द मॉस्क इज़ फ्लडेड, मस्जिद में, अब फ्लडेड विद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लाइट्स, रोशनियाँ, एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर, जो कि ईमान वालों के दिलों को मुनव्वर कर देती हैं, विद डिवाइन लव, रूहानी मोहब्बत के साथ। जैसे आपने नाइट जो है वो मैचेस देखे होंगे कि वो स्टेडियम में चारों तरफ इतनी पोल्स पर लाइट लगी होती हैं कि वहाँ दिन और रात का एहसास नहीं रहता, बल्कि दिन की रोशनी से वो ज़्यादा खुशनुमान लग रही होती है। तो ये क्या है, ये ऐसा ही जब वहाँ पर भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद इतनी ज़्यादा रोशनियों को देखती है, तो अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों को रूहानी रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं, रूहानी नूर से मुनव्वर कर देते हैं। दो अगरचे मच हैज़ बिन लॉस्ट, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, ऑफ ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद का, अगरचे नीली मस्जिद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, ओवर द ईयर्स, साल हा साल, यानी हर आने वाले साल तक उसके किसी न हिस्से का नुकसान हो चुका होता। येट ताहम, इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नहीं खोया, द लव ऑफ इट्स विजिटर, अपने देखने वालों की मोहब्बत को, ताहम इसने अपने देखने वालों की मोहब्बत को नहीं खोया। द मॉस्क इज स्टिल, मस्जिद अभी तक, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंटली, मुसलसल, विजिटेड, देखी जाने वाली, मोनूमेंट, यादगार ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में, मस्जिद अभी तक दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मसाजिद या यादगारों में से एक है। तो ये था बेटा हमारा ट्रांसलेशन का पोर्शन। इसके साथ ही हमारा डे 1 का काम कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से सुनिए। अगर किसी लफ्ज़ की समझ ना आई हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। नो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 2। बेटा डे 2 में हमारा काम जो है प्रीवियस लेक्चर से ही आगे शुरू होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सुल्तान अहमद मॉस्क के लर्निंग आउटकम्स, प्री रीडिंग और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हमने पैराग्राफ क्वेश्चंस किए। लेकिन अब हमारा काम शुरू होता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी को उर्दू में क्या कहते हैं, हर चैप्टर में ये बात आपको एक्सप्लेन की गई है। उसको कहते हैं फरहंग। क्या कहते हैं? फरहंग। फरहंग का मतलब है कि अल्फाज को आप अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्लेन करें, उनकी वजाहत करें। तो आपको यहाँ पे ग्लॉसरी में तकरीबन 9-10 अल्फाज दिए गए हैं। मैं उनके मीनिंग भी आपको उर्दू में भी बता देता हूँ। इंग्लिश मीनिंग आपके सामने पहले से बयान किए गए हैं। इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव किसको कहते हैं? काबिले दीद, दिलकश, जो आपके दिल को मोह ले, अपनी तरफ खींच ले, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रेसिव। क्या कहते हैं?
इम्प्रेसिव। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिमार्केबल। क्या कहते हैं? रिमार्केबल। हॉस्पाइस, हॉस्पाइस किसको कहते हैं? मेहमान खाना। हॉस्पाइस किसको कहते हैं? मेहमान खाना। आपको याद होगा पैराग्राफ नंबर 2 के आखिरी अल्फाज में से एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था कि मस्जिद किस पर मुश्तमिल थी? एक मेहमान खाने पर भी मुश्तमिल थी। तो एन आइन, आइन भी कहते हैं सरा को, जहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रुका जाता है। आ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रेवलर्स, मुसाफिरों के लिए थोड़े वक्त के लिए रुकने की जगह। एम्बेलिश, सजाना, डेकोरेट। फ्लेम्बायंट, फ्लेम्बायंट, अब फ्लेम्बायंट क्या मतलब क्या होता है? जर्क बर्क, रोशनियों के साथ, खुशनुमा रोशनियों, रंगारंग रोशनियों से किसी चीज़ को सजाना, तो हम उसको क्या कहते हैं? जर्क बर्क। कलरफुल, ब्राइट। इंटीरियर, अंदरूनी, इंटीरियर अंदरूनी। कर्व्ड, तराशा गया, इम्प्रिंटेड। फ्रीक्वेंटेड, मुसलसल, लगातार। विजिटेड, देखा जाना। अडॉर्न्ड, सजाया गया या सजाया हुआ, डेकोरेटेड। अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया या चुना गया या सिलेक्ट किया गया, सिलेक्टेड। इसके बाद हमारा आता है ओरल एक्टिविटी। देखिए ओरल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात एक्सप्लेन की है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार या किसी दोस्त के साथ आप उसके सवालात के जवाबात दे रहे हैं, आप उससे डायलॉग की सूरत में बातचीत कर रहे हैं, या ऐसे सवालात जिनके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है उनको ओरली बता रहे हैं, तो वो क्या होगी? ओरल एक्टिविटी। व्हाट मेक्स द ब्लू मॉस्क फेमस इन द वर्ल्ड? नीली मस्जिद जो है उसको दुनिया में किस चीज़ ने मशहूर किया? तो आप क्या कहते हैं? द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इन इट्स इंटीरियर, नीली टाइलें जो कि उसके अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं, मेक फेमस इट इन द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया? इसे दुनिया में मशहूर कर दिया। विच फीचर ऑफ द मॉस्क डज अपील टू यू द मोस्ट? अब देखिए आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, मुख्तलिफ उसके फ़ीचर्स आपने पढ़े हैं, उसके मीनार हैं, उसके जनाब वज़ू खाने हैं, उसके वैल्यूएटेड आर्केड्स हैं, उसका सहन है, फाउंटेन है, उसका महराब है, उसमें मिंबर है। उसने पूछा कि आपको कौन सा उसका एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा और क्यों लगा, जिसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? तो आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं कि द मीनार्स ऑफ द मॉस्क अपील्ड मी, मस्जिद के मीनारों ने मुझे अपनी तरफ कशिश किया। अब उसके बाद हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन से मुराद क्या है? आपके क्वेश्चन और आंसर्स। ये बेटा आपको पीडीएफ की सूरत में भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनको देख लें। पहला सवाल है, वाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क? सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो नीली मस्जिद के नाम से क्यों जानी जाती है? तो हम लिखेंगे सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ ब्लू टाइल्स that embellish in its interior, कि मस्जिद जो है वो नीली मस्जिद के नाम से इसलिए जानी जाती है कि इसके अंदरूनी हिस्से में नीले रंग की टाइलें लगाई गई हैं और उसका छत का जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी नीले पेंट से सजाया गया है।
नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क। तो हम क्या कहेंगे, मस्जिद के माहिर तामीर के तौर पर किसको चुना गया। तो हु को काट के हम लिखेंगे सैदेफर महमद आगा। सैदेफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क। मस्जिद के माहिर तामीर के तौर पर सैदेफर महमद आगा को मुकर्रर किया गया। Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? तो आप why was को काट के a heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the sultan had to lower his head. सुल्तान अपना सर झुकाए every time he entered the court, जब भी वो सहन में दाखिल हो। वो जंजीर इसलिए लटकाएगी कि सुल्तान के लिए वो दरवाज़ा सिर्फ मखसूस था, और सुल्तान जब भी वहाँ से दाखिल हो तो वो अकड़ कर नहीं बल्कि अपने अल्लाह के सामने अपना सर झुकाकर मस्जिद में दाखिल हो। हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखाई देता? द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लगता था। Why do you think madrasa and hospice was part of the mosque? I think madrasa and hospice was part of the mosque because it was the custom of that time. क्योंकि ये उस वक़्त का एक रिवाज था, उस वक़्त का एक कस्टम था कि जब भी कोई मस्जिद तामीर की जाती तो उसके साथ क्या किया जाता कि उस मस्जिद के साथ मदरसा और मेहमान खाना ज़रूर बनाया जाता। हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया? मस्जिद सोफिया जो है उसको किसने तामीर किया? तो हम हु को काट के लिखेंगे ऑटमन एम्पायर्स कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया। उस्मानिया हुक्मरानों ने मस्जिद सोफिया को तामीर किया। ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हमारा वोकेबलरी का सिलसिला शुरू होता है जिसमें सबसे पहले हमें क्या है, सिनोनिम्स। ठीक है, कंसल्ट द सोर्सेस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एम्बेलिश, तो एम्बेलिश का मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डेकोरेट। क्या कहते हैं, डेकोरेट। लिख लें बेटा आप लोग साथ साथ, एम्बेलिश, डेकोरेट। इंट्रिकेट डिजाइन, नक्श किए हुए अंदाज। स्प्लेंडर, मजेस्टी। स्प्लेंडर, मजेस्टी, और मजेस्टी, स्प्लेंडर। इल्यूमिनेट, मुज़य्यन करना, रोशन करना। डेकोरेट, इल्यूमिनेट, डेकोरेट। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स। दूसरा क्या है, एंटोनिम्स। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुतरादिफ। इसको कहते हैं मुतजाद, यानी हम मानी और उल्ट मानी। The Sultan Ahmed Mosque is one of the most impressive monument in the world. Impressive को उसने बेटा बोल्ड भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। तो आपको तीन उसने ऑप्शन दिए हैं, अगली, अनइम्प्रेसिव और रिमार्केबल। तो इम्प्रेसिव का एंटोनिम क्या होगा, अनइम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का एंटोनिम क्या होगा, अनइम्प्रेसिव। दूसरा है सिचुएटेड इन इस्तांबुल
द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। लार्जेस्ट सिटी, उसने लार्जेस्ट को जो है वो अंडरलाइन किया है और बोल्ड भी किया है। तो हमारे पास इसके 3 उसने ऑप्शन दिए हैं, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड। तो हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोट। हैंग्स लटकाई गई है, इन द अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में, ऑफ द कोट सहन के एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब। तो हैवी को उसने बोल्ड किया है। तो हमारे पास क्या है, बिग, बोल्ड और लाइट। तो हम क्या कहेंगे, हैवी भारी को कहते हैं, लाइट हल्के को कहते हैं। तो किस पे टिक करेंगे, लाइट। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी ऊपर वाला हिस्सा। तो अपर को उसने बोल्ड और अंडरलाइन किया है। तो उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, लोअर, आउटर, हायर। तो हम किसको कहेंगे, लोअर। द फ्लोर्स आर कवर्ड, फर्श, कवर्ड का मतलब ढके हुए हैं, विद कारपेट्स, कालीनों के साथ। और एक चीज़ ढकी हो और एक चीज़ खुली पड़ी हो तो हम उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे उसने दिया है स्प्रेड, एक्सपोज्ड और डेकोरेटेड। तो कवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सपोज्ड। नेक्स्ट उसने बेटा आपको चंद सेंटेंसेस दिए हैं, सी पार्ट जो है उसका, उसने क्या है, यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। इम्प्रेसिव, दिलकश। सुल्तान अहमद मॉस्क इज वेरी इम्प्रेसिव मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। डेक्सटीरियसली, डेक्सटीरियसली का मतलब होता है महारत के साथ। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड डेक्सटीरियसली, ये बड़ी महारत के साथ तामीर की गई। या आप लिखते हैं सुल्तान अहमद मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड डेक्सटीरियसली, सुल्तान अहमद मस्जिद बड़ी महारत से तामीर की गई। स्पीशियस, शानदार, वसी और अरीज। सुल्तान अहमद मॉस्क हैज़ अ स्पीशियस फोरकोट, या आप कहते हो बादशाही मॉस्क हैज़ अ स्पीशियस फोरकोट। ह्यूमिलिटी, आजजी। वी शुड स्पेंड आवर लाइफ विद ह्यूमिलिटी, हमें अपनी ज़िंदगी आजजी से गुजारनी चाहिए। फ्लैम्बायंट, ज़र्कबर्ग। पीपल, फ्लैम्बायंट देयर स्ट्रीट्स ऑन 12th रबीउल अव्वल, लोग 12 रबीउल अव्वल पर अपनी गलियों को ज़र्कबर्ग करते हैं, रोशनियों से सजाते हैं। डी पार्ट इसका बेटा उसने दिया है एब्रीविएशंस। चंद एक एब्रीविएशंस आपको उसने यहाँ पे बुक में दी हैं और ये याद करना बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कोई बच्चा लिखता है नहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये स्टेट एक है, उसकी कई रियासतें 50 के लगभग है, तो हम क्या कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या, यूनाइटेड किंगडम। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात जिसको बोला जाता है। ICU, I से इंटेंसिव, C से केयर, U से यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। MBBS, MBBS, यहाँ पहले हम इसको कैसे करेंगे, B बैचलर इन, M से मेडिसिन, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। PhD,
किसको कहते हैं? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। एमफिल, मास्टर इन फिलॉसफी, मास्टर इन फिलॉसफी। PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, नादरा। NA से नेशनल, D से डेटाबेस, R से रजिस्ट्रेशन, A से अथॉरिटी। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। UN, यूनाइटेड नेशन। ISSB, I से इंटर, S से सर्विसेज, S से सिलेक्शन, B से बोर्ड। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वापडा, W से वाटर, एंड P से पावर, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PTB, आपकी बुक में, नई बुक्स के में लिखा हुआ है PTCB, पंजाब टेक्स्ट बुक, B से बोर्ड, और जिनमें C लिखा है उनमें लिखेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड। MNA, मेंबर नेशनल असेंबली, और MPA, मेंबर प्रोविजनल असेंबली। कोई बच्चा पंजाब असेंबली नहीं लिखेगा, P से प्रोविजनल, सूबाई असेंबली, वो सिंध का भी हो सकता है, बलूचिस्तान का भी MPA हो सकता है, लेकिन पंजाब का भी होगा तो आप उसको क्या लिखेंगे? मेंबर प्रोविजनल, सूबाई असेंबली का जो मेंबर है। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये क्या है? ये थी हमारी एब्रीविएशंस। यहाँ तक बेटा हमारा डे 2 का काम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह डे 3 में हम ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन और ग्लॉसरी के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है ग्रामर के हिस्से से। ग्रामर का जो हिस्सा है ये किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इस चैप्टर में ग्रामर में सबसे पहली चीज़ जो उसने आपको दी है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो बेटा यहाँ पे चंद एक उसने सेंटेंस आपको दिए हैं जिनमें वो आपको एडवर्ब की पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। प्लेस द एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट पोजीशंस। शी कम्स हेयर ऑफन। अब ऑफन जो ब्रैकेट में दिया गया एडवर्ब, इसको कहाँ लगाना है? तो बेटा आप अपना पेन पास रखें, आप वहाँ पे निशान लगाते जाएं कि ऑफन को किस जगह लिखना है, ताकि बाद में आप आराम से अपनी कॉपी पे उसको लिख सकें। शी के बाद आएगा ऑफन,
कम्स हेयर, शी ऑफन कम्स हेयर, वो अक्सर यहाँ आती है। ही गोज़ टू लाहौर समटाइम्स, समटाइम्स को शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में भी। समटाइम्स कॉमा ही गोज़ टू लाहौर, बाज़ औक़ात वो लाहौर जाता है। तो क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस करते हैं तो सेंटेंस में एडवर्ब की प्लेस जो है उसको एक्यूरेट तरीके से हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एग्जाम्पल है, द टीचर वॉज लेट हार्डली एवर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, हार्डली एवर। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, हार्डली एवर लेट से पहले आएगा। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, वी आर यूजुअली, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूजुअली आएगा, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है जस्ट, तो क्या हम करेंगे, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम, मैंने अभी अभी ये ख़त उन्हें पोस्ट किया है या भेजा है। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, अब केयरफुली को आप एंड पे ही रहने देंगे, एज इट इज़ आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, वो अपना काम बड़ी एहतियात से करता है। नेक्स्ट अगला हिस्सा है उसने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Degrees of comparison. Some adverbs like adjectives also have 3 degrees. आप लोगों को ये पढ़ाया गया एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं? पहली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री। दूसरी डिग्री को हम कहते हैं कंपैरेटिव। और तीसरी डिग्री को हम कहते हैं सुपरलेटिव। देखिए बेटा, पॉजिटिव डिग्री का मतलब है किसी भी चीज़ की अपनी कोई खुसूसियत, अपनी कोई अच्छाई। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन से निकला है कि दो चीज़ों के दरमियान आप मवाजना कर रहे हैं, दो चीज़ों के दरमियान आप देख रहे हैं कि कौन सी इन दोनों में बेहतर है। और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव। सुपर का मतलब होता है सबसे बेहतर। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो आप एक चीज़ को ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा में से एक चीज़ को सबसे बेहतर कहते हैं तो वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। यहाँ पे आपको चंद एक एग्जांपल्स दी गई हैं। बी पार्ट में उसने कहा कंप्लीट दिस टेबल विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री उसने आपको दी है केप्ट मच, तो हम क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री इसकी होगी केप्ट मोर। और सुपरलेटिव डिग्री होगी केप्ट मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी? मोर। और सुपरलेटिव मोस्ट। सेइंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है और इसको अगर हम उसकी डिग्रीज में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेइंग मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली। सेइंग मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली। स्लेप्ट लिटिल। लिटिल की कौन सी कंपैरेटिव होती है? लेस।
और सुपरलेटिव लीस्ट। लुक्ड गुड, गुड की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? बेस्ट। लुक्ड बेस्ट, अराइव्ड अर्ली, अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर। जो आप लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि डिग्रीज बनाते हुए आप ER और EST लगा देते हैं, लेकिन ये सब में नहीं लगता। चंद एक डिग्रीज होती हैं जिनमें आप ER और EST लगाते हैं, लेकिन कई बच्चे माशाल्लाह ये जो पिछला मैंने वर्ड पढ़ाया गुड, वो इसके साथ भी लगा देते हैं गुडर गुडेस्ट। गलत है बेटा, बेटर बेस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट। इसका सी पार्ट उसने दिया है, यूज अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल्स। दे केम अर्ली दिस मॉर्निंग, आई केम अर्लियर और ही केम अर्लीस्ट। अब पहले में उसने क्या इस्तेमाल किया? अर्ली पॉजिटिव डिग्री, दूसरे में उसने क्या किया? अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे में उसने क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है अर्लीस्ट। नेक्स्ट उसने दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो बेटा, इसका अगला पार्ट जो है वो हमें दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फेल हाल मुकम्मल जारी। क्या कहते हैं? फेल हाल मुकम्मल जारी। बेटा इस टेंस में मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी कि कोई भी काम जो है वो पार्शली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओवरऑल अभी जारी है। कि कोई भी काम है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कुछ बाकी जो है वो बाकी है। तो लिहाजा अगर हम इन दोनों सिचुएशंस में होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आएगा? परफेक्ट का मतलब मुकम्मल हो चुका और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। अब इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं। अमूमन हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो तमाम सेंटेंसेस होते हैं जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ साथ वक्त का जिक्र होता है। अगर इस सूरत में एक टाइप हमारी बनती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें वक्त जो है वो नहीं होता, बल्कि क्या है? उन सेंटेंसेस में हमारे पास क्या आता है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। लिहाजा इस सूरत में हमारे पास वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें वक्त का तयन नहीं होगा, वक्त का जिक्र मौजूद नहीं होगा। तो बेटा इसके लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर आप लोगों को इंग्लिश बी के लेक्चर में भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूं कि सबसे पहले इसमें क्या आता है? इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव, अगर पास्ट होता तो हम क्या लगाते? हैड। उसके बाद हम बीन लगा देते हैं। ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब हम किस लिए? क्योंकि हैज़ हैव के बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है? बी वॉज बीन। क्या है हमारे पास? बी वॉज और बीन। लिहाजा उसके बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब।
मेन वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं, ing, क्या लगा देते हैं, ing। तो लिहाजा जब हम मेन वर्ब के साथ ing लगाते हैं तो वो कौन सी बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म, और ing इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर तो ये टाइप होगी तो फिर यहाँ तक ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर ये टाइप होगी तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर, और उसके बाद लगाते हैं टाइम। क्या लगाते हैं, टाइम। तो देखिए बेटा, सिंस या फॉर के बाद जब टाइम लगाया जाता है तो हमारे पास एक सवाल बाकी बच जाता है कि इस टाइम में किस वक्त के साथ सिंस लगाया जाए और किस वक्त के साथ फॉर लगाया जाए। तो आप लोगों को दो चीज़ें बताई जाती हैं। एक हम कहते हैं मुकर्रा वक्त। क्या कहते हैं, मुकर्रा वक्त, जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है गैर मुकर्रा, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा दोनों सूरतों में जब गैर मुकर्रा होगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर, और जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये था हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी से रिलेटेड, ये सिंस या फॉर से रिलेटेड उसने बेटा आपको पेज नंबर 80 पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दी हैं। डी पार्ट है हमारा, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। अब आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ख्याल रखते हुए आपने सिंस और फॉर इस्तेमाल करनी। आई हैव बिन स्टडिंग डैश 3 hours, तो 3 घंटे कोई भी हो सकते हैं। ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 3 hours। आई हैव बिन वॉचिंग टीवी डैश 7 PM, ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कहेंगे सिंस 7 PM। तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल 2 weeks, 2 हफ्ते, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 weeks। तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस मार्च, तो हम क्या कहेंगे, ये उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम है मार्च, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंस मार्च। ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है डैश अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बिन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट स्कूल, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस ही लेफ्ट स्कूल। तो देखिए बेटा, जब हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए ये फिल इन दी ब्लैंक्स किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखती है, हम आसानी जो है इनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है जी राइटिंग स्किल्स। क्या आ जाती हैं, राइटिंग स्किल्स क्या हैं। मैंने लास्ट टाइम में बेटा आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब हम कोई चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हम उसके बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो हम अपनी कलम के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल्स। जैसे आपको कहा जाए कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिस्टोरिकल प्लेस, तो किसी एक हिस्टोरी, अब कोई आप में से होगा वो बादशाही मॉस्क पे लिखेगा, कोई जो है वो लाहौर फोर्ट पे लिख देगा, कोई मस्जिद वज़ीर खान पर लिख देगा, कोई आप में से जो है वो म्यूज़ियम पे लिख देगा। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मैंने कह दिया एक पैरा लिखने को। तो ये क्या है, ये एक तरीका है किसी चीज़ पर कुछ लिखने का जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसी तरह इंसान जब कोई चीज़ के बारे में इल्म रखता है तो उसके लिए राइटिंग स्किल जो है वो हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।
उसके साथ साथ अगर आप ग्रामर को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है। और जब आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा, तो आप किसी भी चीज़ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इससे अगली एक्टिविटी है, उसे कहते हैं ओरल स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेटा एक चीज़ है आप लिख कर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, एक चीज़ है आप बोल के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बोल कर एक्सप्लेन करते हैं तो उसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप किससे जब भी बात करेंगे तो डायलॉग्स की सूरत में वो आपके ख्यालात को सुनेगा, आप उसके ख्यालात को सुनेंगे, वो आपके सवालों के जवाब देगा, आप उसके सवालों के जवाब देंगे। तो जब आप सवालन जवाबन कोई बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायलॉग। क्या कहते हैं? डायलॉग। तो यहाँ भी उसने आपको एक छोटा सा क्लिप दिया हुआ है जिसमें आप एग्जांपल के तौर पर अहमद और नदीम के दरमियान बातचीत हो रही है। वो कहता है हाय डिड यू सी व्हाट दैट बॉय डिड, कि इस लड़के ने क्या किया, ये ही थ्रू अ प्लास्टिक बैग इनटू द स्ट्रीट, उसने एक प्लास्टिक बैग गली में फेंका। ही डजंट केयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट, उसने हमारे माहौल के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं किया। ही इज़ अ लिटर बग। तो ये क्या है? ये नदीम ने उसका जवाब दिया है। अहमद क्या कहता है? डू यू केयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट, क्या तुम हमारे माहौल के बारे में कुछ ख्याल रखते हो? नदीम कहता है येस आई डू, देयर इज़ टू मच पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा आलूदगी है। एवरीबॉडी शुड केयर अबाउट इन्वायरमेंट, हर एक को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अहमद कहता है आई एग्री, मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हाय लिटर बॉय पिक अप दैट ट्रैश, वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि इसको उठाओ और डस्टबिन में फेंको। नदीम लुक ही इज़ पिकिंग इट अप, देखें वो उसको उठा रहा है। थैंक फॉर केयरिंग अबाउट इन्वायरमेंट, और उसका थैंक यू भी बोल रहा है। तो ये क्या है कि आपस में जब बातचीत की जाती है तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने सेंटेंसेस को मज़ीद बेहतर करते हैं और उन सेंटेंसेस से हम सीखते हैं कि हमने एक दूसरे से बात करनी है तो किस वे से बात करनी है, हमने लैंग्वेज का कौन सा तरीका। अब देखिए हर शख्स से एक लेवल पे बात नहीं। जब आप गुस्से में हो आप और तरीके से बात करते हैं, जब आप पोलाइट अंदाज से बात कर रहे हो और तरीके से, जब बाबा से बात करनी हो तो उसका वे और है, जब आप फ्रेंड्स में बैठे हैं तो आपका तरीक़ेकार और है। तो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ये नहीं कि आप जितनी ऊंची जो है वो अपने छोटे भाई से बोलते हैं उतनी ऊंची जो है वो आप अपने बाबा के सामने भी बोल सकते हैं। तो ये नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन स्किल है कि आपने किस के साथ और किस लेवल पे रह के बात करनी है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई इल्म है तो उसके बारे में डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन किस लेवल पे होनी चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो बेटा आज का हमारा एक छोटा सा लेसन कि ग्रामर में हमने सबसे पहले पढ़ा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स क्या थी कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस में एडवर्ब को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन हमने एक ब्लॉग में देखा कि मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं, लेकिन उन तीनों डिग्रीज़ को पहले हमने पढ़ा कि पहली डिग्री जो किसी की अहमियत वाज़े करती है, किसी में अच्छाई या बुराई पाई जाती है, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, जिसकी मैंने आपको दो अंदाज में एक्सप्लेनेशन दी कि पहला तरीका कौन सा है जिसमें आप रहा है रही है के साथ वक्त लगाते हैं। दूसरा तरीका आप है ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, जब भी आएगा ये सेंटेंस भी होगा। लेकिन इसमें क्या है, आप मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तक खामोश हो जाएंगे, उसमें आपको वक्त का तयन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके में आपको वक्त का तयन करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंस कहाँ लगाते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर कहाँ लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक मुकर्रर वक्त है और एक गैर मुकर्रर वक्त है। दूसरा मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप अगर कभी भूल जाएं तो आप ये सोच लें जिन टाइम्स के जिन औकात के हम प्लूरल बना लें, जैसे और है डे है, ठीक है, तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर।
लेकिन जिनके टाइम के प्लूरल ना बन सकें, जैसे 7 o'clock, 1947, तो उस टाइम जो जिसका प्लूरल नहीं बनता उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। तो ये मामूली सा एक फ़र्क है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सबसे पहले ये सोचें कि ये वक्त कौन सा है और उस वक्त के मुताबिक आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने इसकी एक फिल इन दी ब्लैंक्स के हवाले से एक्सरसाइज की कि जो आपको 5-6 फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई पेज नंबर 80 पे, उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास राइटिंग स्किल के बारे में हमने कहा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और हम ग्रामर से अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं तो हमें राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर बना सकते हैं। और हम इन राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के साथ किसी चीज़ पर भी कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई समरी लिखनी हो, कोई ऐसे लिखना हो, तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं उस वक़्त आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं या आपका कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे कुछ लूज़ हो रहा है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखे हुए हमें तमाम ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पर अबूर हासिल होना चाहिए। इसके साथ ही आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।